नमस्कार। जीके संसार के पीसीएस स्पेशल के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 1, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि। ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि। ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। और ऑप्शन डी, वनीय भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार की भूमि हुआ करती थी। एक तो वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी, दूसरी वह जो किसानों के पास थी। राज्य को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो भी आय प्राप्त होती थी उसे सीता आय या सीता भूमि कहते थे। राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, शूद्रों यानी कि जो जनजातियों के तौर पर जाने जाते थे और कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। मौर्य काल में कृषि विभाग की जो देखरेख करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, अशोक। ऑप्शन बी, कनिष्क। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ऑप्शन डी, हर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में जो स्थान मिला वो कनिष्क के शासन काल में मिला था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके समय ही बौद्ध धर्म का विदेशों से संपर्क हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आम्रकार्दु नामक के एक बौद्ध धर्म अनुयायी को ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक रहा था। प्रश्न संख्या 3, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी। ऑप्शन सी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। और ऑप्शन डी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हरेक वंश के शासनकाल में, जो कि 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा, इसमें हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज, जो कि अभी राजगीर के तौर पर जाना जाता है, अपनी राजधानी बनाई थी। इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। और इस वंश के अन्य शासकों की अगर हम बात करते हैं तो अजातशत्रु, ओडेयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश को पितृघातियों का वंश भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए, वाराणसी। ऑप्शन बी, मथुरा। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। और ऑप्शन डी, कांची। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। चीनी यात्री वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी यात्रा 29 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान ताशकंद, समरकंद होता हुआ यह चंद्र की भूमि भारत के गंधार प्रदेश पहुंचा था और एक करीब 630 ईस्वी में हुआ था। गंधार पहुंचने के बाद वेनसांग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, वाराणसी, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की। कन्नौज के राजा हर्ष के निमंत्रण पर वह हर्ष के राज्य में करीब 8 वर्ष रहने के पश्चात करीब 643 में स्वदेश वापस लौट गया था। वेनसांग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कौशेय नामक वस्त्र का जिक्र किया है, जिसका केंद्र वाराणसी हुआ करता था। इसके अतिरिक्त छौम, लीलन, कंबल जैसे वस्त्रों का भी उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए, आर डी बनर्जी। ऑप्शन बी, के एन दीक्षित। ऑप्शन सी, एम एस वत्स। और ऑप्शन डी, वी ए स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वी ए स्मिथ। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं, जबकि वी ए स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 6, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए, हरि सिंह। ऑप्शन बी,
राम सिंह, ऑप्शन सी मती सिंह और ऑप्शन डी श्याम सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरि सिंह। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव के द्वारा किया गया था और इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे, जो कि देवकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। प्रश्न संख्या 7, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि और ऑप्शन डी जोती हुई भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का 5 वर्गीकरण किया गया था। क्षेत्र जो कि कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, वास करने योग्य भूमि, चारागाह, अपरहत ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी और खिल जो कि जंगली भूमि हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 8, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ व्यापार और ऑप्शन डी तमिल संस्कृति की उन्नति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे और चोल काल अपनी ग्रामीण यानी कि स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ग्राम सभाएं मुख्यतः 3 प्रकार की थीं, पुर, सभा और नगरम। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य भूमि कर का संग्रह करना था, संग्रहित राशि को राजकोष में जमा कराना, ग्रामीण विवादों का फैसला करना और मंदिरों के निर्माण तथा भूमि सर्वेक्षण का काम हुआ करता था और करना होता था। प्रश्न संख्या 9, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया है। उन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं और वे आलवार भक्तों के शिष्य परंपरा में से थे। वे मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्ति संतों में रामानंद प्रमुख थे। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे और अन्य प्रमुख मतों के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो शुद्ध अद्वैतवाद मत बल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, वरकरी संप्रदाय तुकाराम, धरकरी संप्रदाय रामदास और सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। तो ये सभी जो थे प्रमुख मतों के प्रवर्तक रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। बृहत स्नानागार ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर है तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 32.9 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.44 मीटर गहरा था। स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है और कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पंक्ति से बने एक कूप का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो संभवतः स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति करता था। धन्यवाद।